नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ममता कालिया जी की एक कहानी बोलने वाली औरत लाई हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, अगर मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये झाड़ू सीधी किसने खड़ी की है? बीजी ने त्योर्य चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू खड़ी की तो? वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू की मुद्रा में ही रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना भी नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी करके रखने से घर में दरिद्रता आती है, कर्ज बढ़ता है, रोग जगड़ लेते हैं। यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन से गांव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है और तू और झाड़ू खड़ी रख, यही सीख है तेरी। मेरा ख्याल है झाड़ू गुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दरिद्रता आ सकती है। तीलियां गल जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी न मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका, लाख बार कहा था इस कुदेशन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत ही सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खोल गया। इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उनकी तरफ पीट करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का ग्लास उनके आगे रख दिया तो वे भड़क गई। वैसे भी मेरे कब्ज के मारे बुरा हाल है और तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा ने बहस करना स्थगित किया और चाय का ग्लास कमरे में लेकर चली गई। शिखा का पति कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसके सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम था दीप शिखा, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ, वह कहती। अग्नि शिखा की तरह वह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक थी। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा कि वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ पिता के व्यवसाय में भी लगा, इसीलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज और नखरे के बिना एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र विचारों से प्रभावित हुई। तब उसे ये नहीं पता था कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग संसार है। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उसे सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती है। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलमा चढ़ा लेती है, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाजा लगाती सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी और प्राय उसका अंदाजा ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यह थी
कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना ही नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती, अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रम देखना और घर भर के नाश्ते खाने और नखरे, चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सो जाना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सांस की जी हजूरी करना और अंत में रात में एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीबी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ नहीं सकती, माँ ने मुंह बिचका कर कहा। रात को उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम अनुलोम विलोम पर बात नहीं कर रहे हैं। एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी। गलत बातों की भी। माँ की कोई बात गलत नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कपिल तेश में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज्यादा बोलती जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों की क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब लोग उसकी आवाज को तरस जाएंगे। लेकिन यह निश्चय उससे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह वह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज बेजुबान कहलाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता कि घर में जैसे टॉयलेट होता है वैसे ही एक टॉयलेट भी होना चाहिए, जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल दे, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा में बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी, छोले बनेंगे। पजामे के नाड़े बदल दिए जाने चाहिए। हाँ जी, पजामों के नाड़े बदल दिए जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा। सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसे कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी है। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है, जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान का राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर पर पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती। उसकी नियति क्या है? न जाने कब से एक फुल टाइम गृहिणी बनी हुई, जबकि उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी उसने। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों, महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं है। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मात खा रहे थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक विचारों के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह वह कॉलबेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाती और रात 12 बजे के टन टन घंटे के साथ सोती।
बीजी घर के इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफ़ी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? और ससुर जी एक मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न और पोछे का रोजाना का काम हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम तू क्यों करता है? अच्छा नहीं लगता। तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। वे बेटी से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े ही दिनों में मैं इसे एंड पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब 2 बच्चों की माँ हो गई है। बस इतना भर हुआ है कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया है। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातिक तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? उसे रोजाना लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहां हमें कौन जानता है? फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना। वहां देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें देखेंगे। देखना, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीजें यहाँ भी मिलती है। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वह जाने में क्या तुक है? तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमने, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलने का एक रोग बनता जा रहा है। इन उल झलूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वह कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन में नए ढंग से नए प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरे भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीवी को सैर कराने। एक हम थे, कभी घर के बाहर पैर नहीं रखा। बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद जूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है। जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई में रखाओ।
नहीं रखेंगी, क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठी उसे। एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूसा मुंह पर। होठों के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में ही पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरों का खून खोलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बन गया। ऐसे तो बचपन में सिखाई जाती है बातें। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाती? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर जी ने सारी घटना सुनकर एक मुहावरा टिका दिया। एज यू सो शैल यू रिप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। शिकार तो मैं हूं, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया, परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूंस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज न निकले, बस उसके हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। न निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दे, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खोलते और खदकते रहेंगे। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकलकर भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कंटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाएगा। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ममता कालिया जी द्वारा लिखित बोलने वाली औरत कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।